नमस्कार दोस्तों। देखिए अपन पुनर्जागरण के बारे में बात कर रहे थे। पुनर्जागरण की देखिए अपन एक बार शुरू से देख लेते हैं कितना पढ़ लिया अपन ने। यहाँ से अपन ने इसको शुरू किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला टॉपिक अपने पुनर्जागरण दिया था। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था, उसके बारे में बात की थी। बाद में पुनर्जागरण की परिभाषाएं, पुनर्जागरण के चरण, पुनर्जागरण की विशेषताएं और उसके बाद में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और लास्ट वीडियो में यानी कि पुनर्जागरण के सेकंड वीडियो में अपन यहाँ से बात की थी पुनर्जागरण के कारण कौन कौन से हैं। उसके बाद में पुनर्जागरण इटली से ही शुरू हुआ, तो उसके पीछे क्या कारण था कि पुनर्जागरण इटली से ही क्यों शुरू हुआ, उसकी बात की। और आज अपन बात करने वाले हैं पुनर्जागरण के प्रभाव क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए पुनर्जागरण का कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में दे रखा है वो साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव है उसकी अपन बात करेंगे। देखिए पुनर्जागरण का साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव की बात करें उससे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि देखिए पहले लैटिन और ग्रीक भाषा में साहित्य लिखा जाता था, क्योंकि पुनर्जागरण से पहले मध्य युग में जो रचना है, हालांकि मध्य युग में तो किसी भी साहित्य की रचना नहीं हुई थी, उससे पहले जो साहित्य की रचना हुई थी वो आपका ग्रीक और लैटिन भाषा में साहित्य लिखा गया था। लेकिन पुनर्जागरण के कारण जो साहित्य है वो आपका स्थानीय भाषा में लिखा जाने लगा। और पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ था, तो इटालवी भाषा कौन सी थी, आपकी टस्कनी भाषा थी। इसलिए ग्रीक और लैटिन भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषा में साहित्य का सर्जन हुआ। तो पहला कारण प्रभाव आप यही लिख सकते हैं कि जो आपका साहित्य है वो साहित्य कौन सी भाषा में हुआ, स्थानीय भाषा में। साहित्य की रचना कौन सी भाषा में हुई, स्थानीय भाषा में। और स्थानीय भाषा में भी मुख्य रूप से टस्कनी भाषा, क्योंकि इटालवी जो भाषा है वो आपकी कौन सी है, टस्कनी भाषा है। जैसे चाइनीज लोग हैं, चाइना में आपकी जो भाषा बोली जाती है वो आपकी मंदारिन भाषा है। उसी तरीके से इजराइल में हिब्रू भाषा है। उसी तरीके से इटली की जो प्रमुख भाषा है वो आपकी कौन सी है, टस्कनी भाषा है। तो स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में जो रचना हुई थी साहित्य की वो आपकी कौन सी भाषा में हुई थी, टस्कनी भाषा में थी। और देखिए पहले जो साहित्य लिखा जाता था वो आपको धर्म को आधार मानकर ही लिखा जाता था। जैसे रोम रोम में बसने वाले राम, इस तरीके से कहने का मतलब है कि जो देवी देवताएं हैं, जो धर्म है, उसको आधार मानकर ही साहित्य लिखा जाता था। लेकिन पुनर्जागरण में क्या हुआ, धर्म के स्थान पर जो साहित्य की विषय वस्तु है वो आपकी मानव जीवन हो गया था। तो दूसरा प्रभाव ये है साहित्य की विषय वस्तु, साहित्य की विषय वस्तु। साहित्य की विषय वस्तु क्या हो गया, मानव जीवन। अपन ने पढ़ा था मानववाद, पुनर्जागरण की विशेषता, तो बस वही बात है। जो साहित्य की जो रचनाएं हुई थी वो विषय वस्तु है वो धर्म के स्थान पर मानव जीवन हो गया था। और पहले आपका जो साहित्य लिखा जाता था वो आपका पद्य साहित्य लिखा जाता था, यानी कि काव्य के रूप में साहित्य की रचना होती थी। लेकिन पुनर्जागरण में एक कंसेप्ट आया कि जो साहित्य है वो पद्य साहित्य के स्थान पर गद्य साहित्य का अधिक विकास हुआ था। तो ये भी इसका प्रभाव है, गद्य साहित्य, गद्य साहित्य का अधिक विकास, गद्य साहित्य का अधिक विकास हुआ था। कब हुआ था, पुनर्जागरण में। तो ये भी आपकी पुनर्जागरण की विशेषता है। ठीक है, अगली विशेषता की बात करें अपन, तो देखिए साहित्य गद्य के स्थान, गद्य साहित्य की रचना हुई थी पद्य साहित्य के स्थान पर। लेकिन साहित्य भी की अनेक विधाएं हैं, जैसे आपका नाटक है, उपन्यास है, कहानियां हैं, सोनेट है, इनका भी विकास हुआ था। तो अगला पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, साहित्य की अन्य विधाओं, साहित्य की अन्य विधाएं। अन्य अन्य विधाओं में आपका मुख्य रूप से कहानियां आ सकती हैं, कहानियां, उपन्यास, सोनेट। हालांकि सोनेट जो है वो काव्य का ही एक रूप है, लेकिन इसको अपन इसी में बात करेंगे क्योंकि पहले सोनेट की रचना नहीं होती थी। ठीक है, यहाँ पर उपन्यास की, नाटक की, कहानियों की, इनकी जो रचना है वो पुनर्जागरण काल में ही हुई थी, इसलिए यह भी इसका एक प्रभाव है। इसके अलावा साहित्य में जो पहले लिखा जाता था साहित्य वो आपका देवी देवताओं या फिर धर्म को आधार मानकर ही, धर्म की या देवी देवताओं की उपासना के आधार पर ही लिखा जाता था। लेकिन पुनर्जागरण में सहज सौंदर्य की उपासना के ऊपर बल दिया गया था, यानी कि वास्तविक सौंदर्य की उपासना पर बल दिया गया था। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, साहित्य में, साहित्य में सहज सौंदर्य
सहज सौंदर्य की उपासना पर, सहज सौंदर्य की उपासना पर बल दिया जाने लगा। तो ये पुनर्जागरण के कुछ प्रमुख प्रभाव है। साहित्य की जो रचना है वो आपकी स्थानीय भाषा में हुई। स्थानीय भाषा मुख्य रूप से इटली से पुनर्जागरण शुरू हुआ था। तो इटली की जो मुख्य भाषा है वो कौन सी, टस्कनी भाषा में सबसे पहले साहित्य की रचना हुई थी। साहित्य की जो विषय वस्तु है वो आपका मानव जीवन हो गया था। पहले धर्म को आधार मानकर साहित्य की रचना होती थी, लेकिन अब मानव जीवन साहित्य की विषय वस्तु बन गया था। गद्य साहित्य पर अधिक विकास दिया जाने लगा। पुनर्जागरण से पहले पद्य साहित्य का जो आपका काव्य है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर गद्य साहित्य, क्योंकि आम जो जनता है उसको गद्य की भाषा है, अपन भी मान लो चीज गद्य की, अपन को कोई गद्यांश दिया हुआ होता है तो आप हमको आराम से समझ में आता है, लेकिन जब कोई पद्यांश दिया हुआ होता है तो वहाँ पर हर एक शब्द का अलग से अर्थ निकलता है, तो उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो उसको आप यहाँ पर भी लागू कर सकते हैं। गद्य साहित्य के ऊपर अधिक विकास हुआ, इस पर बल दिया जाने लगा। और साहित्य की अन्य विधाएं जैसे कहानियां हैं, उपन्यास है, नाटक है, सोनेट है, इनके ऊपर बल दिया जाने लगा। इनका विकास हुआ था पुनर्जागरण में। और साहित्य में सहज सौंदर्य की उपासना यानी कि वास्तविक सौंदर्य की उपासना के ऊपर बल दिया जाने लगा। तो ये पुनर्जागरण के कुछ प्रभाव हैं। अब देखिए बात करते हैं पुनर्जागरण का साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव हुआ। तो पुनर्जागरण का साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव। और साहित्य में भी मुख्य रूप से अपन बात करें तो सबसे पहले साहित्य की रचना हुई थी वो आपकी कौन सी भाषा में हुई थी, टस्कनी भाषा में हुई थी। और टस्कनी है वो इटली की भाषा है, इसलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इटालवी साहित्य, इटालवी या फिर इतालवी साहित्य, इसकी अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं। देखिए अपन ने स्टार्टिंग जब पुनर्जागरण शुरू किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण के जो पिता हैं वो आपके कौन है, पेट्रार्क है। लेकिन पुनर्जागरण के पिता अगर आपको दांते ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा तो दांते ही करना है। क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण का जो प्रवर्तक है शुरुआत में, क्योंकि देखिए आप बात करेंगे अगर पेट्रार्क की तो पेट्रार्क का जो समय है वो आपका 14वीं सदी में है, लेकिन दांते का जो समय है वो आपका 13वीं सदी से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि दांते जो है वो 1265 में इसका जन्म हुआ था और ये 1321 तक चला था। और पुनर्जागरण का जो समय है वो अपन 14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक मानते हैं। तो पेट्रार्क से पहले दांते आ गया था, इसलिए पुनर्जागरण का जो प्रवर्तक है, पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वो किसको कहा जाता है, दांते को कहा जाता है। और दांते आपको कहाँ का था, इटली का था, इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था। तो सबसे पहले बोलचाल की भाषा जो आपकी है वो कौन सी थी, इटालियन भाषा थी, या फिर यूं कहें कि टस्कनी भाषा थी। तो पुनर्जागरण के प्रवर्तक कहे जाने वाले दांते ने सबसे पहले इटालवी भाषा में, और इटालवी भाषा कौन सी थी आपकी, टस्कनी भाषा थी। इटालवी साहित्य पढ़ेंगे तो अपन किसकी बात करें, टस्कनी भाषा की बात कर रहे हैं। यानी कि जो रचनाएं हुई थी यहाँ पर तो वो टस्कनी साहित्य की ही रचना हुई थी। देखिए इटालवी साहित्य की जब भी बात की जाती है तो इटालवी साहित्य में 3 प्रमुख विद्वानों की अपन बात करते हैं। एक आपका दांते है, एक आपका है पेट्रार्क और एक आपका बुकासियो। इन तीनों की बात करना है, ठीक है। इन तीनों को इटली की त्रिमूर्ति या फिर त्रिरत्न कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इटली में त्रिमूर्ति या फिर त्रिरत्न के नाम से अगर किसको जाना जाता है तो वो कौन है, आपके दांते है, पेट्रार्क है और बुकासियो है। दांते की बात करें तो ऐसे तो आपको समय कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसका जो समय है वो 1265 से लेकर 1321 तक है। इसका समय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद में इसकी जो एक पुस्तक है द मोनार्कियो, उसको पोप के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था और सार्वजनिक रूप से जलाया गया था 1339 में। इसलिए अपन इसकी जो डेट है वो 1339 वाली अपन को याद रखनी है, इसलिए ये डेट है 1321 तक ये रहा था, क्योंकि इसकी मृत्यु के बाद में उस पुस्तक को जलाया गया था। अपन बात करने वाले हैं साहित्य की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दांते की। जो त्रिमूर्ति है इसमें सबसे पहला जो है वो है दांते। देखिए दांते की बात करें तो ये आपका 1265 से लेकर 1321 तक है। वैसे आपसे इसका कालक्रम है वो कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये 1321 लिखा है, इसकी आगे अपन बात करेंगे। क्योंकि जब दांते की अपन पुस्तक आगे पढ़ने वाले हैं तो इसकी एक पुस्तक है द मोनार्किया। उस द मोनार्किया पुस्तक को इसकी मृत्यु के बाद में 1339 में पोप के द्वारा सार्वजनिक रूप से जलाया जाता है, इसलिए अपन इसकी डेट को ध्यान में रखना है। वैसे ही भी अगर इसमें दांते और पेट्रार्क में अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो भी अपने को ये काम में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए दांते की बात करें तो 1265 से 1321 तक है। दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए अपन ने बात की थी 6वीं से लेकर 14वीं सदी का जो काल है इसको अपन ने क्या कहा था, मध्य युग कहा था, ठीक है। यूरोप का अंधकार युग यही तो था। 14वीं से लेकर 16वीं सदी ये क्या था, आपका पुनर्जागरण काल था, या अपन यूं कहें कि यह कैसा युग था, आपका आधुनिक युग था, ठीक है।
तो ये मध्य युग और ये आपका आधुनिक युग। दांते का जो कालक्रम है वो 1265 से लेकर 1321 तक है। तो 1301 होते ही कौन सी सदी शुरू हो जाती है? 14वीं सदी शुरू हो जाती है। यानी कि जब पुनर्जागरण हुआ था 14वीं सदी से शुरू हुआ था, उस समय आपका दांते प्रेजेंट था और दांते है वो इतिहास लिखने में बिजी था। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी उस समय दांते इतिहास लिख रहा था, या क्यों कहें कि दांते अपनी रचनाएं लिख रहा था। तो दांते जो है वो आपका पुनर्जागरण का अग्रदूत है। ठीक है, दांते क्या है? पुनर्जागरण का अग्रदूत है। अगर पुनर्जागरण का पिता कहा जाए दांते को तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब पुनर्जागरण शुरू हुआ था तो उस समय पुनर्जागरण के काल में सबसे पहले कौन था? आपका कवि दांते ही था। लेकिन दांते ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो आपकी टस्कनी भाषा में या इटालवी भाषा में लिखी हैं, और इसने जो रचनाएं की हैं वो पद्य भाषा में की हैं। ठीक है, पद्य साहित्य की रचना की है, इसलिए दांते को क्या कहा जाता है? इटालवी या इटालवी काव्य का पिता। इतालवी काव्य का पिता। काव्य की जगह आपका पद्य भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए, ये है मध्य युग, ये है आपका आधुनिक युग। तो मध्य युग के अंतिम समय में कौन था? आपका दांते था। यानी कि मध्य युग का अंतिम कवि और आधुनिक युग का प्रथम कवि कौन? आपका दांते है। ठीक है, तो ये भी आपको आ सकता है मध्य युग का तो अंतिम कवि। ठीक है, और आधुनिक युग का कौन सा कवि? प्रथम कवि। ये आपका कौन है? दांते है। तो ये आपको दांते के बारे में बेसिक चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये पुनर्जागरण का अग्रदूत है, पुनर्जागरण का जनक भी अपने को इसको कह सकते हैं। लेकिन पुनर्जागरण के पिता की जब बात आती है, पुनर्जागरण के जनक की जब बात आती है, तो आपको एग्जाम में पेट्रार्क देखने को मिलता है, वहां पर दांते ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर दांते और पेट्रार्क दोनों ऑप्शन में दिया हुआ मिले तो वहां पर आपको दांते ही करना है। पुनर्जागरण का अग्रदूत है वो दांते है, हालांकि पुनर्जागरण का जो पिता है वो पेट्रार्क को ही माना जाता है, लेकिन वहां पर दांते ऑप्शन में हो तो दांते ही आपको करना है। काव्य की रचना तो इतालवी काव्य का पिता या इतालवी पद्य का पिता किसको कहा जाता है? दांते को कहा जाता है। मध्य युग का अंतिम कवि और आधुनिक युग का प्रथम कवि किसको कहा जाता है? दांते को कहा जाता है। अब देखिए, बात करते हैं इनकी रचनाओं की। दांते की रचना या यूं कहें कि दांते की बुक कौन कौन सी है? तो देखिए, दांते की बुक को याद करने की एक ट्रिक है, डीवीडी। इसका नाम तो आप सभी ने सुना है, यही दांते की बुक है। देखिए, डी का मतलब क्या है? डिवाइन कॉमेडी। इस वी का मतलब है वितानाओ या वितानोवा भी देखने को मिल सकता है। और इस डी का मतलब है द मोनार्किया। ठीक है, ये है डी, वी और डी। ये इसकी पहली पुस्तक है, ये इसकी दूसरी है और ये तीसरी है। ये तीनों पुस्तक है वो किसकी है? आपकी दांते की है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। डिवाइन कॉमेडी, वितानोवा और द मोनार्किया। देखिए, ये पुस्तक क्या है? डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है वो आपकी इतालवी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, क्योंकि जब पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है तो दांते ने जो पहली पुस्तक लिखी है वो कौन सी लिखी है? आपकी डिवाइन कॉमेडी लिखी है। और कौन सी भाषा में? टस्कनी भाषा में, यानी कि इतालवी भाषा में। तो इतालवी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? डिवाइन कॉमेडी को कहा जाता है। तो डिवाइन कॉमेडी क्या हो गई? आपकी प्रथम महाकाव्य। इस डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के अंतर्गत जो दांते है वो काल्पनिक यात्रा का वर्णन करता है। दांते इस डिवाइन कॉमेडी पुस्तक में कहता है कि प्राचीन जो यूनान के रोमन के कवि हुए हैं वर्जिल, तो वर्जिल के सहयोग से दांते 3 स्थानों की यात्रा करता है। कौन कौन से? दांते जो है वो 3 स्थानों की यात्रा करता है। सबसे पहले नरक की यात्रा करता है, उसके बाद में पाप मोचन, पाप की यात्रा, और सबसे लास्ट में है वो स्वर्ग की यात्रा करता है। यानी कि काल्पनिक यात्रा का वर्णन दांते इसमें करता है। किसके सहयोग से? प्राचीन कवि वर्जिल के सहयोग से 3 स्थानों की यात्रा करता है। इस पुस्तक में दांते ये कहता है कि सबसे पहले मैं वर्जिल के साथ कहां पर गया था? नरक में गया था, और नरक में जाकर मैंने क्या देखा? वहां पर कौन थे? ये आपके जो चर्च हैं, धर्माधिकारी हैं, बड़े बड़े पोप हैं, ये वहां पर थे। ऐसा दांते अपनी इस पुस्तक में वर्णन करता है। तो देखिए, अपन क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पुस्तकों को पढ़ता है तो ये तो अपन कहते हैं कि जो पुस्तकें होती हैं, जो बुक होती हैं, वो समाज को आईना दिखाती हैं, इसलिए तो लोग पुस्तक को पढ़ते हैं।
तो जब लोग टस्कनी भाषा में, स्थानीय भाषा में पुस्तक की रचना की गई है, और जब टस्कनी भाषा में लिखी हुई इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसका गहरा प्रभाव उनके दिमाग में पड़ेगा। तो यही सोच थी दांते की। और इस डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है, इसमें दांते ने लिखा है कि जब मैंने नरक की यात्रा की तो वहां पर मैंने पोप, चर्च इत्यादि जो धर्माधिकारी हैं, जो सामंत वर्ग है, उनको वहां पर देखा तो वो नरक में थे। अब जो ईसाई प्रजा है वो इस पुस्तक को पढ़ेगी तो ईसाई प्रजा ये सोचेगी अपन रात दिन जिसकी सेवा करते हैं, धर्माधिकारियों के कारण ही तो हमारा जीवन नरक बना रखा है, और ये जो धर्माधिकारी हैं मरने के बाद ये भी नरक में जाने हैं, तो फिर हम इनकी कहा कही क्यों करें। तो ये भी एक सोचने वाली बात थी। तो यही तो एक जहां से चिंतन डेवलप होता है वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रजा में इस चीज को लेकर के चिंतन विकसित हुआ था। तो सबसे पहले दांते है वो नरक की यात्रा करता है, उसके बाद में पाप मोचन की यात्रा करता है। यह धर्म सुधार आंदोलन में आगे अपन पढ़ेंगे। पाप मोचन जो पत्र है वो बंटवाए गए थे, ठीक है, पैसों के बदले में लेकर के। तो पहले वहां की यात्रा करता है और लास्ट में वो स्वर्ग की यात्रा करता है, ठीक है। तो ये जो डिवाइन कॉमेडी है, इसमें प्राचीन कवि वर्जिल की सहायता से दांते 3 स्थानों की यात्रा करना है। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये इटालवी का प्रथम महाकाव्य, इटालवी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा आपका डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें काल्पनिक यात्रा का वर्णन कौन करता है, दांते करता है। दूसरी पुस्तक है वितानाउ। वितानावा जो है वो आपका प्रेम गीतों का संग्रह है, प्रेम गीतों का संग्रह है। इसके प्रेम गीत दांते की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था बिट्रियस। बिट्रियस नाम की एक महिला थी। इसके सौंदर्य का वर्णन कौन करता है, आपका दांते करता है। हालांकि दांते इसका वर्णन करता है, ये एक तरफा प्यार में दांते इसका वर्णन करता है, क्योंकि दांते इसको पसंद करता था लेकिन ये दांते को पसंद नहीं करती थी। खैर ये एक अलग विषय है। जो भी है, बिट्रियस नाम की जो महिला है वो इस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है दांते के द्वारा वितानाउ पुस्तक में। ये दरअसल क्या है, प्रेम गीतों का ये संग्रह है। तीसरी जो पुस्तक है वो है द मोनार्किया। द मोनार्किया पुस्तक ये आपकी कैसी पुस्तक है, राजनीतिक पुस्तक है। कैसी है, राजनीतिक पुस्तक है। द मोनार्किया पुस्तक आपकी राजनीतिक पुस्तक है। अब ये राजनीतिक पुस्तक क्यों है, क्योंकि द मोनार्किया पुस्तक में जो पवित्र रोमन साम्राज्य है उसके नेतृत्व में इटली के एकीकरण की बात कही गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि द मोनार्किया जो पुस्तक है ये आपकी कौन सी भाषा में है, लेटिन भाषा में है। लेटिन भाषा में है। अब आप कहेंगे ये लेटिन भाषा में है तो इसका मतलब ऊपर वाली लेटिन में नहीं है क्या? अरे ऊपर वाली लेटिन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो इटालियन भाषा का प्रथम महाकाव्य है। और ये विटानाउ, ये जो दोनों पुस्तक है ये आपकी कौन सी भाषा में है, टस्कनी भाषा में है। लेकिन ये आपकी लेटिन भाषा में है द मोनार्किया पुस्तक। इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक है वो टस्कनी भाषा में नहीं है, तो वहां पर आपको ये द मोनार्किया पुस्तक है ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्योंकि डिवाइन कॉमेडी और वितानाउ नाम की दोनों पुस्तक है ये आपकी टस्कनी भाषा में है या इटालवी भाषा में है, लेकिन द मोनार्किया पुस्तक है वो आपकी कैसी है, आपकी लेटिन भाषा में है। तो ये हो गए आपके तीनों इटली के त्रिमूर्ति या त्रिरत्न, जिसमें पहला है दांते, दूसरा आपका पेट्रार्क जिसके आगे अपन बात करेंगे, और बोकासियो। तो दांते की 3 पुस्तकें हैं। डीवीडी के नाम से अपने इसको याद रख सकते हैं। पहले डी का मतलब है डिवाइन कॉमेडी, इटाली भाषा का प्रथम महाकाव्य। दूसरा है वितानाउ, ये बिट्रियस नामक जो महिला है उसके जो प्रेम गीत है उनका वर्णन, सौंदर्य प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। और तीसरी जो पुस्तक है वो है द मोनार्किया, ये एक राजनीतिक पुस्तक है। इसमें पवित्र रोमन साम्राज्य के नेतृत्व में इटली के एकीकरण की बात किसने कही है, दांते ने कही है। और ये जो द मोनार्किया पुस्तक है ये राजनीतिक पुस्तक होने के पीछे कारण ये भी है क्योंकि पोप का जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसकी आलोचना इस द मोनार्किया पुस्तक में की गई है। इसलिए पोप विरोधी होने के कारण द मोनार्कियो नाम की जो पुस्तक है ये पोप विरोधी होने, क्योंकि पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप की इसमें आलोचना की गई है, इसलिए ये पोप विरोधी है। और पोप विरोधी होने के कारण ही इस द मोनार्किया पुस्तक को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था और बाद में इस पुस्तक को प्रतिबंधित भी कर दिया था। लेकिन ये जो घटना है वो आपकी कब हुई थी, 1339 में हुई थी। 1339 में इसको सार्वजनिक रूप से जलाया गया था और इसको प्रतिबंधित कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये पोप विरोधी थी। पोप का जो हस्तक्षेप था वो बहुत ज्यादा था, राजनीतिक हस्तक्षेप था, इसकी आलोचना इसमें की गई थी। इसलिए जो दांते है इसकी मृत्यु हो चुकी थी 1321 में, इसलिए दांते की मृत्यु के बाद में 1339 में इस द मोनार्किया पुस्तक को सार्वजनिक रूप से जलाया गया था। तो ये अपन बात कर चुके हैं दांते की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों पुस्तकें वो कंठस्थ हो गई होंगी। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं पेट्रार्क की। अगला जो अपना कवि है यह है पेट्रार्क। देखिए दांते ने जो अपने साहित्य में रचनाएं की हैं वो
साहित्य को आधार पुनर्जागरण की विशेषताओं में अपने बात की थी, साहित्य, मानववाद, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। तो दांते ने जो चूज किया है वो आपकी साहित्य है, जबकि पेट्रार्क ने जिस विशेषता को चूज किया है वो आपकी मानववाद है। इसलिए पेट्रार्क जो है इसको मानववाद का पिता कहा जाता है। पेट्रार्क को क्या कहा जाता है? मानववाद का पिता कहा जाता है। इसी को पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। इसी को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? पेट्रार्क को। इसी को मानववाद का पिता कहते हैं और इसी को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। 1304 से लेकर 1370 तक था ये, 1304 से लेकर के 1370 तक। जबकि दांते जो है वो 1265 से लेकर 1321 तक था। यानी कि जब दांते मरने वाला था उस समय तो पेट्रार्क का जन्म हुआ था, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि 1321 में तो दांते जो है वो परलोक सिधार गया था, जबकि पेट्रार्क का तो जन्म ही 1304 में हुआ था। यानी कि जब ये बाल्यावस्था में था उस समय दांते जो है वो स्वर्ग चला गया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो दांते जो है वो पेट्रार्क का अग्रदूत है। इसलिए पुनर्जागरण का अग्रदूत है वो किसको कहा जाता है? दांते को कहा जाता है। पुनर्जागरण के पिता की बात की अपने, अगर पेट्रार्क और दांते दोनों ऑप्शन में देखने को मिले तो आपको दांते ही करना है। ठीक है, तो ये मानववाद का पिता है, प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है किसको? पेट्रार्क को। प्रथम आधुनिक व्यक्ति, प्रथम आधुनिक व्यक्ति पेट्रार्क को किसने कहा था? एगोन फ्राइल ने कहा था। एगोन फ्राइल, एगोन फ्राइल ने प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसको कहा था? तो पेट्रार्क को कहा था। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए कि प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसको कहा जाता है तो पेट्रार्क को कहा जाता है। एगोन फ्राइल ने सबसे पहले प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसको कहा था? तो पेट्रार्क को कहा था। लेकिन आगे अपन पढ़ेंगे तो वहां पर एक आधुनिक व्यक्ति और भी आएगा जिसकी आगे अपन बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उसकी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, तो यह आपका हो गया पेट्रार्क। तो मानववाद का पिता कहते हैं, पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, प्रथम आधुनिक व्यक्ति एगोन फ्राइल के द्वारा किसको कहा था? पेट्रार्क को कहा गया था। अब देखिए बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। पेट्रार्क की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी बात करें इसकी पुस्तक की, तो डीवीडी जो थी वो आपकी दांते की थी, लेकिन डीवीडी यहाँ पर फेल हो गई। फेल हो गई का मतलब है FALS। ये जो पुस्तक है ये किसकी? आपकी पेट्रार्क की है। एफ का मतलब क्या है? फेमिलियर लेटर्स। एफ का मतलब है फेमिलियर लेटर्स, फेमिलियर लेटर्स। ए का मतलब है अफ्रीका, ये एक लंबा गीत है। एल का मतलब है लाइव्स ऑफ इलास्ट्रियस मेन, लाइव्स ऑफ इलास्ट्रियस मेन, लाइव्स ऑफ इलास्ट्रियस मेन। ये आपकी इसकी एल, और एस का मतलब है सोनेट। ये चारों पुस्तक है FALS। ये पहली पुस्तक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। चारों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी कौन सी है? फेमिलियर लेटर्स है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फेमिलियर लेटर्स, इसके अलावा सोनेट भी है, क्योंकि पेट्रार्क को सोनेट का जन्मदाता कहा जाता है। इटालियन सोनेट का जन्मदाता किसको कहा जाता है? पेट्रार्क को कहा जाता है। अपने बात की थी दांते की, तो उसको तो इटालियन काव्य का पिता कहते हैं या इटालियन पद्य का पिता कहते हैं, लेकिन पेट्रार्क को क्या कहते हैं? इटालियन सोनेट का जन्मदाता या इटालियन सोनेट का पिता कहा जाता है। देखिए बात करते हैं फेमिलियर लेटर्स जो पुस्तक है उसकी। तो फेमिलियर लेटर्स जो पुस्तक है इसमें प्राचीन कवि, जिसमें मुख्य रूप से आपका होमर है, लिवी है, ये जो प्राचीन रोमन यूनान के जो कवि हुए हैं इनके काल्पनिक पत्राचार का वर्णन किसमें किया गया है? फेमिलियर लेटर्स में किया गया है। इसके अलावा अफ्रीका, अफ्रीका नाम का जो है ये क्या है? एक लंबा गीत है। अफ्रीका जो पुस्तक है ये क्या? एक लंबा गीत है। इसमें रोमन जो योद्धा हैं उनकी वीरगाथाओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा लाइव्स ऑफ इलास्ट्रियस मैन, इसमें रोमन इतिहास के 31 प्रमुख व्यक्तियों की जीवनी लिखी गई है। अरे रोमन के इतिहास में जो प्रमुख व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, तो उन 31 प्रमुख व्यक्तियों की जीवनी बायोग्राफी किसमें लिखी गई है? लाइव्स ऑफ इलास्ट्रियस मैन पुस्तक में लिखी गई है। जबकि अगली जो पुस्तक है वो आपकी है सोनेट। वैसे देखा जाए तो सोनेट जो है वो पद्य का या काव्य का एक भाग है, लेकिन सोनेट का जो जन्मदाता है या इटालियन जो सोनेट है इसका जन्मदाता या इसका पिता किसको माना जाता है? पेट्रार्क को माना जाता है। पेट्रार्क ने इटालियन सोनेट का, इटालियन सोनेट का जन्मदाता इसको कहा जाता है? पेट्रार्क को कहा जाता है। अपने दांते की बात की थी, वितानाउ, दांते की पुस्तक थी वितानाउ। उस पुस्तक में दांते ने बिट्रियस नाम की महिला
के सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किया है। उसी तरीके से पेट्रार्क जो है उन्होंने अपनी प्रेमिका लोरा के सौंदर्य का वर्णन कौन सी पुस्तक में किया है? इसी सोनेट में किया है। दरअसल सोनेट जो होता है वो 14 पंक्तियों की एक आपकी कविता का भाग होती है। देखिए ये है फेमिलियर लेटर्स, इसी का नाम मिलता जुलता है एक पर्सियन लेटर्स। तो पर्सियन लेटर्स जो पुस्तक है वो आपकी मोंटेस्क्यू की पुस्तक है, जबकि फेमिलियर लेटर्स जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है? पेट्रार्क की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला अपन बात करते हैं बोकाशियो की। पहले अपने बात की दांते की, अब फिर अपने बात की पेट्रार्क की, और अब बात करते हैं बोकाशियो की। ये तीनों ही इटली के त्रिमूर्ति हैं, त्रिरत्न हैं। तो अपनी बात की दांते की तो वो था कौन? इटालवी काव्य का पिता। पेट्रार्क की बात की तो वो इटालियन सोनेट का पिता, जबकि बोकाशियो जो है वो आपका इटालवी गद्य का पिता है। इटालवी गद्य या निबंध का पिता, इटालवी गद्य का पिता, यानी कि जो त्रिमूर्ति हैं तीनों ही किसी न किसी के पिता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बुक की। तो दांते की डीवीडी पुस्तक थी, पेट्रार्क की फाल्स FALS पुस्तक थी, और बोकाशियो की जो पुस्तक है वो आपकी DGF है। हालांकि DGF से कुछ बनता नहीं है, वहां से DVD बन गया, फाल्स बन गया। KGF तो जरूर बनता है, आप सभी को परिचित है KGF से, तो साउथ की मूवी अगर आप देखते हैं, लेकिन KGF नहीं, यहाँ पर क्या है? DGF है। अरे कुछ भी अपन को याद करना है, ठीक है? DGF है। डी का मतलब क्या होता है? जी का और एफ का। डी का मतलब होता है डेकामोरेन, डी का मतलब डेकामोरेन। डेकामोरेन जो पुस्तक है वो किसकी? आपकी बोकाशियो की है। जी का मतलब है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। और एफ का मतलब है फियामेंटा। ये तीनों पुस्तक है, ठीक है? DGF, ये तीनों पुस्तक है, ये किसकी? आपकी बोकाशियो की है। डेकामोरेन जो पुस्तक है, देखो तीनों की जो मैंने पहली पुस्तक लिखाई है, तीनों की पहली जो पुस्तक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डेकामोरेन पुस्तक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये तो आपको याद करनी ही है, बाकी और याद ना हो तो ये तो आपको कंफर्म याद करनी है। देखिए डेकामोरेन जो पुस्तक है इसमें क्या कहानियों का संग्रह है, इसमें 100 कहानियों का संग्रह है डेकामोरेन पुस्तक में। और ये जो कहानियां हैं वो यूरोप के नैतिक भ्रष्टाचार और यूरोप में जो ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली थी 1347 से लेकर 1353 के बीच में, देखिए 14वीं सदी के बीच में, यानी कि 1350 आपको याद रखना है। 50 से 3 कम कर दो और 3 ज्यादा कर दो, तो 50 से 3 कम करोगे तो 1347, और 50 से 3 ज्यादा करोगे तो 353। 3 कम और 3 ज्यादा, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। 1347 से 1353 तक यूरोप में ब्लैक डेथ यानी कि काले चूहों के कारण एक महामारी फैली थी, उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है डेकामोरेन में। किसने? बोकाशियो ने किया है। 100 कहानियों का एक संग्रह है, ठीक है? नैतिक भ्रष्टाचार और यूरोप में ब्लैक डेथ नाम की जो महामारी फैली थी उसका वर्णन, यानी ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग आप इसको मान सकते हैं, काले चूहों के कारण ये बीमारी फैली थी। ये आपकी पहली पुस्तक हो गई डेकामोरेन। अगली है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। जीनियोलॉजी का मतलब होता है वंशावली, गॉड का मतलब देवता, यानी ईश्वर या देवताओं की वंशावली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड। इसमें ईश्वर और देवताओं की वंशावली इसमें लिखी गई है। अगली पुस्तक है फियामेंटा। तो फियामेंटा जो पुस्तक है वो आपकी साइकोलॉजी से संबंधित है, यानी कि यह आपकी मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है? और यह आपकी देवताओं की वंशावली है, इसमें देवताओं की वंशावली, ठीक है? तो ये हो गया आपकी इटली के त्रिमूर्ति, ठीक है? जिसमें पहला आपका हो गया दांते, दूसरा हो गया आपका पेट्रार्क और तीसरा हो गया आपका बोकाशियो। तो उम्मीद करता हूं कि तीनों आपको याद हो गए होंगे। देखिए बोकाशियो के बारे में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है। बोकाशियो जो है इसने होमर के जो महाकाव्य है इलियड और ओडिसी, उसका इटालियन भाषा में अनुवाद किया है। इलियड और ओडिसी, इलियड व ओडिसी, ये किसके ग्रंथ है? होमर के ग्रंथ है, होमर के महाकाव्य है ये इलियड और ओडिसी। इसका इटालियन भाषा में अनुवाद किसने किया है? ये आपका बोकाशियो ने किया है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया अपनी बात बोकाशियो के बारे में। अब कुछ और भी प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि आपके इटालवी साहित्य से संबंधित है, जिसमें मुख्य रूप से आपका मैकियावली है, लियोनार्डो ब्रूनी है। तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए अगला है
अगला आपका मेकियावली। तो मेकियावली को आप सभी जानते होंगे, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। यूरोप का चाणक्य कहते हैं किसको? मेकियावली को। राजनीति का आधुनिक चाणक्य या फिर यूरोप का चाणक्य किसको कहा जाता है? मेकियावली को कहा जाता है। यूरोप का चाणक्य या राजनीति का आधुनिक चाणक्य किसको कहा जाता है? मेकियावली को कहा जाता है। और मेकियावली को सत्ता की राजनीति का कलाकार भी कहा जाता है। मेकियावली को सत्ता की राजनीति का कलाकार किसने कहा था? सत्ता की राजनीति का कलाकार किसने कहा था? फिशर मोदे ने कहा था। फिशर मोदे का नाम अपने बार बार आ रहा है, ठीक है, तो ये पुनर्जागरण से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना। फिशर ने मेकियावली को सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा था, ठीक है। मेकियावली की जो पुस्तकें हैं वो मुख्य रूप से राजनीति से संबंधित हैं। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो आपकी राजनीति से संबंधित है। उसी तरीके से यूरोप का चाणक्य किसको कहा जाता है? मेकियावली को कहा जाता है। और मेकियावली की जो पुस्तकें हैं वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। इसीलिए राजनीति का आधुनिक चाणक्य किसको कहा जाता है? मेकियावली को कहा जाता है। अब देखिए मेकियावली की प्रमुख पुस्तकों की बात करते हैं अपन। मेकियावली की प्रमुख पुस्तकें, तो देखिए पीएचडी जब आप करते हैं, पीएचडी जब आप करते हैं तो पीएचडी किसके बाद में होती है? एमए के बाद में होती है। अरे इतना तो पता है ना सबको, पीएचडी किसके बाद होती है? एमए के बाद होती है। इतना पता है? तो सारी इसकी बुक है वो आपको याद हो गई, ठीक है। हो गए कैसे? तो देखिए अभी अपन बात करते हैं। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब क्या है? क्या है पी का मतलब? प्रिंस। और प्रिंस को अपन द प्रिंस लिखते हैं। तो द प्रिंस जो पुस्तक है ये आपकी किसकी है? अरे याद रखने का तरीका है, पी का मतलब प्रिंस, लेकिन पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस है। एच का मतलब हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, इसमें फ्लोरेंस के इतिहास का वर्णन है, ठीक है। तो पी का मतलब हो गया प्रिंस, डी का मतलब यहां पर एच का मतलब क्या हो गया? हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। और डी का पी एच डी, डी का मतलब क्या है? डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट डिकेड, डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस ऑफ फर्स्ट डिकेड, ये इसकी पुस्तक है। उसके बाद में एम, एम का मतलब है मंद्रागोला। ये मेकियावली का एक नाटक है मंद्रागोला। और ए का मतलब है आर्ट ऑफ वार, आर्ट ऑफ वार। ये प्रमुख पुस्तकें हैं पी एच डी एम ए, ठीक है। तो ये पांचों पुस्तकें ये किसकी? आपकी मेकियावली है, ठीक है। पी का मतलब क्या है? द प्रिंस है। इसमें ये ड्यूक ऑफ मेडिची को समर्पित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रिंस है वो आपकी ड्यूक, ड्यूक कौन होता था? प्रांत का गवर्नर। ड्यूक ऑफ मेडिची यानी मेडिची का ड्यूक, तो इसको ये समर्पित है। प्रांत का जो गवर्नर होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूक बोलते हैं। तो मेडिची, ड्यूक ऑफ मेडिची को ये जो द प्रिंस पुस्तक है ये समर्पित है। और द प्रिंस जो पुस्तक है इसमें निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखना, निरंकुश राजतंत्र का जो समर्थन है वो किस पुस्तक में किया गया है? द प्रिंस पुस्तक में किया गया है। इसके अलावा मेकियावली का एक कथन है, इस पुस्तक में कहा गया है मेकियावली कि राजा को एक साथ शेर और लोमड़ी की अभिनय कला से परिचित होना चाहिए। यानी राजा जो है उसको एक साथ शेर की अभिनय कला से भी परिचित होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तब वो शेर बन जाए, और जब उसको जरूरत पड़े तो वो लोमड़ी का अभिनय यानी कि चालाकी और जो आपका शक्ति प्रदर्शन है वो एक साथ होना चाहिए राजा में। इस तरीके की जो बात है वो आपकी द प्रिंस पुस्तक में मेकियावली ने कही है। क्या कथन है? राजा को एक साथ शेर और लोमड़ी के अभिनय कला से परिचित होना चाहिए। तो ये जो कथन है वो द प्रिंस पुस्तक में मेकियावली ने कहा है। अगली जो पुस्तक है इसकी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, यानी कि फ्लोरेंस का इतिहास। फ्लोरेंस इटली का नगर है, फ्लोरेंस का इतिहास इस पुस्तक में लिखा है। किसने? मेकियावली ने लिखा है। अगली जो पुस्तक है डिस्कोर्सेस ऑफ फर्स्ट डिकेड, ये जो पुस्तक है ये भी आपकी किसकी है? मेकियावली की है। फिर मंद्रागोला, मंद्रागोला क्या है? एक नाटक है, मंद्रागोला एक नाटक है। और फिर है ऐसे आपका आर्ट ऑफ वार, तो ये जो पुस्तक है ये भी किसकी? आपकी मेकियावली की है, ठीक है। तो मेकियावली के पांचों पुस्तक है, उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गई होगी। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे, वीडियो को आप बार बार देखेंगे। तो मैंने इतनी बार बोला है कि आपको जितनी बार आप वीडियो को सुनेंगे तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। अब देखिए अगली अपन बात करते हैं लियोनार्डो ब्रूनी की। लियोनार्डो दा विंची नहीं है, लियोनार्डो दा ब्रूनी है, ठीक है।
लियोनार्डो ब्रूनी। ये पोप का सचिव था। लियोनार्डो ब्रूनी क्या था? पोप का सचिव था, यानी पोप का प्रतिनिधित्व करता था। फ्लोरेंस नगर का ये चांसलर था। तो इसकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, लियोनार्डो ब्रूनी की कौन सी रचना है? ये क्या था? पोप का सचिव था। पोप का सचिव। इसके अलावा ये क्या था? फ्लोरेंस का चांसलर था ये। कौन? लियोनार्डो ब्रूनी। लियोनार्डो ब्रूनी की पुस्तकों की बात करें तो इसकी जो पुस्तक है वो है फ्लोरेंस की प्रशस्ति। देखिए, फ्लोरेंस का इतिहास तो किसने लिखा था? अभी अपने बात की थी फ्लोरेंस का जो इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, वो किसकी पुस्तक थी? मैकियावेली की पुस्तक थी। लेकिन फ्लोरेंस की जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनेजेरिक। पेनेजेरिक ऑफ फ्लोरेंस। पेनेजेरिक ऑफ फ्लोरेंस। पेनेजेरिक ऑफ फ्लोरेंस, इनकी फ्लोरेंस की प्रशस्ति। फ्लोरेंस की प्रशस्ति, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लियोनार्डो ब्रूनी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली जो पुस्तक है लियोनार्डो ब्रूनी की, वो है ऑन स्टडीज एंड लेटर्स। ये अगर याद नहीं रहे तो भी ठीक है। पेनेजेरिक ऑफ फ्लोरेंस, ये जो पुस्तक है ये इंपॉर्टेंट है लियोनार्डो ब्रूनी की, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं अब मिरांडोला की। मिरांडोला की बात करें उससे पहले एक और व्यक्ति भी है, विक्टोरिया कोलोन। विक्टोरिया कोलोन की ये जो माइको एंजिल है उसकी घनिष्ठ मित्र थी विक्टोरिया कोलोन, तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। विक्टोरिया कोलोन, ये माइको एंजिल की घनिष्ठ मित्र थी। विक्टोरिया जो कोलोन है, इसकी एक फेमस पुस्तक है माउंट विद विंग्स, यानी पर्वत के साथ उड़ान। माउंट विथ विंग्स, यानी कि पर्वत के साथ उड़ान। ये जो पुस्तक है ये आपकी किसकी है? विक्टोरिया कोलोन की है। बस इसकी इतनी ध्यान में रखनी है। अगला जो व्यक्ति है वो है मिरांडोला। ये नाम आपने सुना होगा, पहले भी अपने इसकी चर्चा कर चुके हैं। मिरांडोला 900 थीसिस, 900 थीसिस यानी 900 प्रसंग, अपन पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। जब ये जो पुस्तक है इसकी पृष्ठभूमि की अपनी बात की थी, इसका एक भाग है ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, इसकी अपने पहले भी बात की थी। ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये एक भाग है इसका। 900 थीसिस जो पुस्तक है इसका एक भाग है ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। जैसे गीता जो है वो क्या महाभारत का एक भाग है, उसी तरीके से ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन ये क्या है? इसकी पृष्ठभूमि है या फिर एक भाग है किसका? 900 थीसिस का। ये जो भाग है ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, इस भाग को पुनर्जागरण का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके अपन पहले भी बात कर चुके हैं। ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें एक कथन है, एक कथन मिरांडोला का पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने का अधिकार है। ये कथन किसका है? मिरांडोला का है। इसके अलावा एक मिरांडोला का और भी कथन है, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता देवदूत के समान है। मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है वो किसके समान है? देवदूत के समान है। ये कथन भी किसका है? मिरांडोला का है। और मनुष्य को अपने जीवन को व्यवस्थित करने का अधिकार है, ये कथन भी किसका है? आपका मिरांडोला का है। तो ये दोनों ही कथन जो है वो मिरांडोला के हैं और ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो इटालवी साहित्य की अपन आज बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन फ्रेंच साहित्य की बात करेंगे और जो भी साहित्य पुनर्जागरण का संबंधित बच गया उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।